नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये एईडीओ का जब से स्थगन का नोटिस आया कल शाम से, तब से एसआई वाले सबसे ज़्यादा क्रीज का गाना सुन रहे हैं। एसआई वाले तो बिल्कुल खुशी हो गए कि हाँ भाई अच्छा हुआ, टल गया। लेकिन दिक्कत उनको आई जो 72 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से तैयारी कर रहे थे। उनके लिए दिक्कत ये हो गई कि अब ये एग्ज़ाम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि सितंबर में संभावित है, सितंबर में ही हर साल हो रहा है, तो उसमें उनको फिर दिक्कत आ जाती है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे आगे तैयारी करें, किसका पढ़ें या किसका नहीं पढ़ें। उसी की बातचीत आज हम लोग करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल आपको गाइड कर दूंगा और वीडियो एंड कर दूंगा। कोई लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं, नथिंग। बीपीएससी ने नोटिस निकाला और क्यों, उसने कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन जैसा माना जा रहा है, अफवाहों पर अगर ध्यान न दे तो कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि कारण आयोग ने नहीं बताए हैं। अगर कारण ठंड होगा तो क्या आगे एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी लास्ट में, तो एक एक करके देखते हैं और आपको झट से गाइड कर दूंगा कि आखिरकार करना क्या है। जो 72 दे रहे हैं और जो यूपीएससी का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी, जो एसआई दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की चीज़ थी ये, क्योंकि उनको एसआई अब देना है। एईडीओ के झंझट से छुटकारा मिल गया उनको, तो बहुत खुश हैं वो कल से। बाकी ज़रा देखते हैं कि और बच्चों का क्या है इशू। दरअसल में एईडीओ के लिए 4 ऑप्शंस बचते हैं। जनवरी लास्ट का पहला ऑप्शन है, इसमें संभावना कम बनती है, सबसे कम जनवरी लास्ट का ही है। क्यों भाई? क्योंकि अगर ठंड के कारण से इसको कैंसिल किया गया है तो जनवरी के अंत तक कोई ठंड ख़त्म नहीं हो जाती है, कोई मौसम सुहाना नहीं होता है, कठोर ठंड रहती है उस समय भी रात को कहीं पर बाहर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट जनवरी में भी किसी दूसरे शहर में 2 दिन रुक करके एग्ज़ाम देने की परिस्थिति तो नहीं होती है, ये स्पष्ट ही है। तो लास्ट जनवरी में संभावना कम बनती है इसके कारण से। फरवरी में बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं बंधुओं, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं और 6 लगातार दिन चाहिए बीपीएससी को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। सिर्फ फरवरी में भी संभावना बन रही है कम। जो मुख्य रूप से संभावना बन रही है वो मार्च अप्रैल की ही है। हो सकता है आपको लगे कि मैं गलत हो सकता हूँ क्या, बिल्कुल आपके पास अगर बेहतर एनालिसिस होगा तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने भी देखा, कई सारे और भी न्यूज़पेपर के चैनलों को देखा, न्यूज़ चैनलों को देखा, उन सभी में यही कहा जा रहा है कि अब बीपीएससी अगर एग्ज़ाम लेगी तो मार्च अप्रैल में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के प्रयास करेगी। मार्च में बीपीएससी मेंस का भी एग्ज़ाम है, उसका भी एग्ज़ाम 5 दिनों में कम से कम तो चाहिए ही, वो भी 5 लगातार दिन होते हैं, उसमें भी गैप के अधिकांश नहीं होती है गुंजाइश, और 1 दिन 2 दिन का गैप हो जाए किसी 1-2 पेपर में तो वो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबा उसमें भी गैप नहीं होता है। तो मार्च अप्रैल में संभावना बन रही है एईडीओ एग्ज़ाम की। अगर जनवरी लास्ट में होता है तब तो आपकी तैयारी है ही, आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, उसी को आगे कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि आखिरकार करना क्या है। तो ये 4 अपने पास संभावनाएं बन रही हैं, वो है जनवरी लास्ट, फरवरी, मार्च और अप्रैल। किसकी कितनी संभावना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जनवरी लास्ट का बिल्कुल ही कम है, क्योंकि जिस मुद्दे के कारण इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठंड का अगर हम लोग माने तो कोई जनवरी लास्ट में बिल्कुल ही आराम नहीं मिल जाता है, बिल्कुल ही रिलीफ नहीं मिलता है। अब जो मुझे लग रहा है कि बीपीएससी नया जो रूटीन बनाएगी, नया जो डेट अनाउंस करेगी, वो जनवरी में ही करेगी, 10 तारीख के बाद ही करना चाहिए उसको, क्योंकि तब तक देखेगी कि मौसम का क्या है भाई, उसके बाद ही करेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये 4 संभावनाएं, जिसमें से सबसे मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल का महीना जो है ये बन रहा है आपके लिए कि इसी में एग्ज़ाम हो सकता है। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत है उन बच्चों के लिए जिनको 72 बीपीएससी देना है। उनकी पहले की प्लानिंग रही होगी कि मैं जनवरी में एग्ज़ाम दूंगा एईडीओ का, और जनवरी के बाद से पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो अगले 8 महीने उनके पास बचेंगे, इसमें बीपीएससी का ट्राई किया जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम अप्रैल तक जाता है तो आपके 4 महीने चले गए। अगर ये एग्ज़ाम मई तक चला जाता तो आपके 5 महीने चले गए। अगर पूरा जनवरी निकल जाता है, फरवरी में मान लीजिए कहीं पर चांस मिल जाए, बीपीएससी को लेती है, तो भी तो आपको 1.5-2 महीने जा रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ पर आएगी, अब उसको ज़रा देखते हैं। इस दिक्कत के कारण से बच्चे जो है वो परेशान होते हैं कि भाई तैयारी किस तरह से किया जाए। 2 नाव पर पैर है, और गलत भी नहीं होता है। जब जॉब की बात आती है
तब बहुत सारे बच्चे, भले कोई यूपीएससी ही क्यों ना दे रहा हो, लेकिन वो ट्राई करता है कि पीसीएस भी दें, एईडीओ भी दें, एसआई भी दें। जब 4-5 साल बीत जाते तैयारी करने के बाद, उसके बाद एक छटपटाहट होती है यहाँ से निकलने की, जिसमें कई सारे एग्जामिनेशन ट्राई किए जाते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत कहाँ पर होता है? जब आप सही से तैयारी नहीं करते हैं तो उसमें गलत होता है। देखिए अब ज़रा इसमें क्या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और क्या आपको करना चाहिए। एईडीओ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जीएस है, मैथ्स, रीजनिंग है और भाषा है। जबकि बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो जीएस है। जीएस में ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है, जिसको तैयार करने के लिए प्रॉपर आपके पास में 9 to 10 मंथ चाहिए होता है। क्योंकि हम केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करेंगे, हम क्या तैयारी किसकी करेंगे? हम सब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे। इसलिए एक सुर में तैयारी के लिए कंप्लीटली सिविल सर्विसेज के स्टेट लेवल का हो या यूपीएससी लेवल का हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ईयर 9 मंथ का तो होता ही है। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा आपको। कंप्लीट तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल प्रीलिम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। जबकि एईडीओ के साथ में क्या है, आप इतने दिनों से पढ़ रहे थे, इसमें जीएस जो है वो वही है जो 72 बीपीएससी के लिए है, कुछ भी अलग नहीं है। और चूंकि एईडीओ का एग्ज़ाम टीआरई से एक लेवल ऊपर है और सिविल सर्विसेज से एक लेवल नीचे है, इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि एईडीओ के जीएस का स्तर जो है हमारे हिसाब से वो 67 या 70 बीपीएससी, 66, 65, 64 बीपीएससी के समकक्ष ही एईडीओ का लेवल होना चाहिए। जीएस के सवालों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि दो चीज़ों की अब आपको तैयारी करनी है, तो इसलिए दोनों को साथ में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं एईडीओ और 72 बीपीएससी बोथ, देन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका कोई एक ही लक्ष्य है तब तो आप तैयारी कर रहे होंगे 72 बीपीएससी का। अगर आपका केवल एईडीओ लक्ष्य है तब तो आप उसकी तैयारी में लगे ही हुए हैं और उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों देना है तो समय को अब डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? एक बेनिफिट है यहाँ पर कि जीएस के लिए आपको कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, दोनों में ही। आप 72 बीपीएससी के हिसाब से गहराई में जाकर के जीएस का अध्ययन करें, आपका एईडीओ में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। हाँ, एग्जामिनेशन के तो है तो एक आध सवाल तो ऊपर नीचे हो ही सकते हैं, लेकिन स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जीएस बीपीएससी स्तर का तैयार करते तो एईडीओ के सवाल आपको तुलनात्मक रूप से हल्के और आसान लग सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। करेंट अफेयर की बात करें, जो आप 72 बीपीएससी के हिसाब से करेंट अफेयर तैयार करेंगे तो एईडीओ के हिसाब से आपको वो निश्चित रूप से तैयार हो जाता है। फिर भी जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस होगा तो उससे पहले का स्पीडी ले लिया और 1 लाइनर को रिवाइज कर लिया। बाकी तो करंट का आप मैगजीन पढ़ ही रहे होंगे बीपीएससी के लिए, या नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो करंट और जीएस का तो टेंशन नहीं है। टेंशन किस चीज़ का है? वो है मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर का, और यहाँ पर है सब्जेक्टिव पेपर का, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, भाषा के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा डेली 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा जिनका कमज़ोर है मैं उनके लिए 3 घंटा रिकमेंड कर रहा हूँ, या जिनका सही है तो 1-2 घंटा, या वीक में 1 से 2 दिन। जिनका और भी ज़्यादा अच्छा है वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि पर डे मुझे एक रूटीन बना लीजिए, पर डे मुझे सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग ही लगाना है, फिर मैं जीएस के सब्जेक्ट उठाऊंगा और शाम तक पढ़ूंगा। या तो शाम को मुझे 1 घंटा पर डे मैथ्स रीजनिंग ही लगाना है, बाकी पूरे दिन मैं जीएस पढ़ूंगा। किसी को भी इग्नोर नहीं करना अगर आपको दोनों परीक्षाएं देनी है तो, ठीक है। एक रूटीन होना चाहिए। आपका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा, बीएसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे थे, आपका बहुत बढ़िया है मैथ्स रीजनिंग, तो फिर आप वीक वाइज बना लीजिए कि वीक में मुझे 3 दिनों के लिए इतने आवर मैथ्स रीजनिंग के लिए निकालने हैं, जिससे आप प्रैक्टिस में रहें, जिससे आप प्रैक्टिस में रहें वो आपका ना छूटे। बाकी समय किस पर ध्यान देना है? तो जीएस पर और सब्जेक्टिव पोर्शन पर, जो आपका मुख्य लक्ष्य है बीपीएससी में, उस पर ध्यान देना है। सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें होती है? सब्जेक्टिव में होता है आंसर राइटिंग,
आंसर राइटिंग, निबंध लेखन मुख्य रूप से इसमें होता है। इसी का तो प्रैक्टिस करना होता है बीपीएससी में। बाकी ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आप प्रैक्टिस जो एईडीओ के लिए कर रहे थे उसे आप कंटिन्यू कीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, या फिर अभी कम कर दीजिए, जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो तब आप प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि जीएस के सब्जेक्टिव पेपर को जब आप तैयार करते हैं तो फैक्ट्स तो आपके तैयार होते ही हैं, उसके लिए कुछ भी अलग नहीं करना। हाँ, कई सारे बच्चों को विज्ञान में गलती होती है, साइंस में, तो आप साइंस के क्वेश्चंस लगाइए लूसेंट से जब तक आपको समय मिला है तब तक के लिए। नहीं तो क्या करना है, समय को 2 भागों में डिवाइड कर देना है, पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से। इस वीक में मुझे सप्ताह के 2 दिनों 2-2 घंटे करके, 3-3 घंटे करके मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, या पर डे मुझे 2 घंटे मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करना है। बाकी समय मुझे पूरी बीपीएससी को देना है। ये आपको करना ही पड़ेगा। क्या करें, अब हमारे पास ऐसी चैलेंज आ गए तब उसका सामना करेंगे, भाग थोड़ी नहीं जाएंगे, घबराएंगे थोड़ी ना, ऐसे कैसे भाग जाएंगे। तो रेशियो जो रखना होता है वो 70-30 का रखना होता है। एईडीओ और बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप 70% जो अपना समय है वो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए, 72 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, आप ही के लिए बता रहा हूँ मैं। जिनका मुख्य लक्ष्य बीपीएससी है ना, सिविल सर्विसेज है, वो कृपया 70% समय अपना बीपीएससी पर ही दें। 30% आप एईडीओ पर दे सकते हैं, वो भी तब जब आपका मैथ्स रीजनिंग सही नहीं है तो, मतलब उतना अच्छा नहीं है तो। जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, आप 80% समय अपना, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे उसमें से आप बीपीएससी के लिए दीजिए, और 2 घंटे आप ज़्यादा से ज़्यादा एईडीओ के लिए मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करने पर समय दीजिएगा। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से बांट सकते हैं कि मुझे किस में कितना समय देना है। 4 घंटा एक जगह, 2 घंटा एक जगह, लेकिन देना ही पड़ेगा आपको बांट करके। अगर दोनों लक्ष्य है आपका, तो एक लक्ष्य है तब तो फिर दूसरे को बंद करके, बक्से में बंद करके छोड़ दीजिए। आज से देखना ही नहीं है कि एईडीओ क्या है या 72 बीपीएससी क्या है। मुझे बीपीएससी करना है तो करना है, बंद कर दिया, बात ख़त्म। या एईडीओ करना है तो करना है, अब गया बीपीएससी भार में, बंद कर दिया। क्लियरिटी रखिए अपने थॉट प्रोसेस में और अपने लक्ष्य के प्रति कि मुझे क्या करना है। अगर दोनों करना है तो दोनों के प्रति क्लियरिटी रखिए कि मुझे 80-20 समय देना है। मेरा मैथ्स रीजनिंग उतना सही नहीं है तो मैं 3 घंटे दूंगा डेली मैथ्स रीजनिंग को, 7 घंटे मैं अपने बीपीएससी के लिए दूंगा। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पोर्शन में क्या करना होता है, सब्जेक्टिव पोर्शन में आप आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं भी एईडीओ के बाद शुरू करने वाला था, लेकिन अब एईडीओ का चूँकि माई बाप अभी नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ गया है, तो इसलिए मैंने भी अभी सब्जेक्टिव का जो मैं शुरू करूँगा वो 10 जनवरी से है। आंसर राइटिंग का बिल्कुल बेसिक से अपना शुरू करूँगा, तो उसके बारे में तो मैं बाद में आपको बता दूँगा। फिलहाल मैं आपको गाइड करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ कि क्या करना है। क्लियर हुआ क्या करना है। मेरा मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है तो डेली मुझे 3 घंटे मैथ्स रीजनिंग पर देना है, क्योंकि मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय मिला है। अगर मेरा मैथ्स रीजनिंग सही है, मेरा मुख्य लक्ष्य जो है बीपीएससी है, तो मैं 80% समय बीपीएससी पर ही दूंगा और मैथ्स रीजनिंग पर 2 घंटे मैं डेली दूंगा। जिनका सही नहीं है वो 70% समय अपना बीपीएससी पर देंगे और 2 से 3 घंटे आप डेली मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। जीएस का अलग से कुछ भी नहीं करना है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पढ़ेंगे, वही आपका एईडीओ में भी काम आएगा। और जीएस में भी क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है कि नहीं, सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा आप साइंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। लूसेंट उठाइए, लूसेंट साइंस का सबसे अच्छा रहता है, उसी से 71 में भी आए हैं, उसी 70 में भी आए थे, तो वहाँ से आप साइंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो जीएस में मुझे अपना आंसर राइटिंग, निबंध लेखन मजबूत करना है। अब जिनका आंसर राइटिंग भी, निबंध भी मजबूत है, तो फिर आप बेसिक से ऑब्जेक्टिव के साथ प्रीलिम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकते हैं और डेली 1-2 घंटे लिख लिया, बाकी मैक्सिमम समय प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। कुछ एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आंसर राइटिंग, निबंध बहुत अच्छा है, लेकिन उनका बार बार पीटी रुक जा रहा है, तब तो आपको फिर प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फोकस्ड होकर के तैयारी करनी चाहिए। सभी के हिस्से की बात मैंने कर दी है, बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर कर दिया। एक बार हम लोग इसको बात और करेंगे। तो हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, जिनका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा कमज़ोर है,
कमज़ोर है, इनके लिए मैंने बताया 70-30 रखना है समय को। मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करके उसे थोड़ा सा मजबूत कर लेना है। बाकी बीपीएससी लक्ष्य चूँकि आपका, तो 72 बीपीएससी पर अधिक समय देना है। अधिक समय क्या, जीएस पढ़ेंगे तो एईडीओ में भी काम आता है। दूसरे वो बच्चे हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल सही है और बीपीएससी उनका मुख्य लक्ष्य है, 72 बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी बीच में एईडीओ आ गया इसलिए फॉर्म भर दिया। तो आप 80-20 के हिसाब से समय दीजिए, 80-20 के हिसाब से समय दीजिए। जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम नज़दीक में होगा तो एईडीओ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, और अगर एग्ज़ाम दूर होगा तो एईडीओ पर से फोकस हटा करके बीपीएससी पर ही पूरा शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। तीसरा मैंने उन बच्चों का बताया है जिनके साथ क्या है, उनका सारा कुछ अच्छा है, सब्जेक्टिव भी अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बीपीएससी को तैयार किया हुआ है उन्होंने, लेकिन एईडीओ का फॉर्म डाला है उन्होंने, जॉब के कारण से डालते हैं कई सारे बच्चे। तो एईडीओ चूँकि अभी नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। जिनका यूपीएससी 2026 है वो तो इस वीडियो को बंद करें और जा कर के यूपीएससी की पढ़ाई करें। ये सब वीडियो आपके काम की फिर नहीं है। यूपीएससी भी देना और ये स्ट्रेटजी देखोगे कि एईडीओ दें कि 72 बीपीएससी दें, ये कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि कैसे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ क्लियरिटी कि मुझे एईडीओ करना है, और अगर वही लक्ष्य है तो बीपीएससी बंद करके रख देना है। मुझे बीपीएससी करना है, अगर वही लक्ष्य है तो फिर एईडीओ बंद करके रख देना है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी के लिए अगर आपने दोनों करने का ठाना है तो दोनों को आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, क्या पता बीपीएससी किसी तरह से डेट निकाल ले फरवरी में, कौन जान रहा है भाई, है ना। लेकिन जनवरी में होने की संभावना कम है, लेकिन उसको भी जीरो नहीं बोलेंगे कि नेगलेक्ट ही है। तो आपको पता चल गया होगा, मैंने क्लियर कर दिया है कि इस पर क्या समय देना है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं गाइड करने के लिए तो हूँ ही। अगर आपको आंसर राइटिंग में जुड़ना हो 10 जनवरी से तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी का लिंक रहता है, तो वहाँ पर मैं आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।